पहला ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। Phosphorus and chlorine are elements in period 3 of the periodic table. Chlorine forms three different compounds with phosphorus. The most common compounds are PCl3 and PCl5. Complete table 1.1, oxidation number of phosphorus, oxidation number of chlorine. +3 for phosphorus and -3 for chlorine, 0. और कोई उल्टा, -3 for phosphorus, +3 for chlorine, 0 once again. और कोई -1, वेरी गुड। +3 -1, क्लोरीन का -3 कहां से हो जाएगा बावले? क्लोरीन इज अ ग्रुप 17 एलिमेंट, इट इज गोइंग टू हैव अ -1, तो -1 इंटू 3 -3 होगा और उसका फिर +3 हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा हूं मैं। तो कैसे होगा, तुम लोग पता नहीं क्या बोल जा रहे हो, +5 और -1। ठीक है, यही होंगे दोनों आंसर्स। सर आप उनको हैं भाई, मैंने बहुत बच्चे पढ़ा लिए हैं, मुझे पता है तुम लोग क्या सिली मिस्टेक्स करते हो बस। लेकिन तुम लोग सिली मिस्टेक्स करना छोड़ते नहीं हो। समझ नहीं आता कैसे जो है वो दिमाग में बैठाऊं कि भाई बेटा आंखें नाक कान मुंह सब कुछ खोल के करोगे भाई। इन अ क्लोज सिस्टम PCl3 and PCl5 exist in an equilibrium mixture as shown in reaction 1. PCl3 plus Cl2 equals to PCl5, equilibrium का आपका मिक्सचर है। Deduce two conditions that favor the production of PCl5 in reaction 1. इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज टेम्परेचर, ये दोनों एक ही हुई बेटा। इंक्रीज टेम्परेचर हो गई एक, राइट, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर PCl5 इज गोइंग टू फॉर्म मोर। देन इसके अलावा सुबह तुमने पूछा भी है मुझसे, फिर भी नहीं याद किया तुमने। हाँ जी, और कौन बताएगा? वाई इंक्रीज प्रेशर? प्रेशर इंक्रीज करके क्या होगा? इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है। हाउ इज इट गोइंग टू पुश द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड? डिक्रीज टेम्परेचर, वाह। ऐसे चांटे लगाऊंगा तुम लोगों को सारों को, ऐसे खींच खींच के चांटे। इस माय गॉड, फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सो है। सिंस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, अगर आपको PCl5 की प्रोडक्शन जो है वो क्या कहते हैं वो करवानी है, सो आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी रिड्यूस करता है, तो आपको टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि एक्सोथर्मिक ज्यादा हीट एनर्जी रिड्यूस करे, फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गोइंग टू से डिक्रीज टेम्परेचर। सेकंड क्या होगा आपका? सेकंड होगा आपका इंक्रीज द प्रेशर, बिकॉज जब आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो रिएक्शन प्रोसीड्स टू द साइड विद फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस, नॉट रिएक्टेंट बट गैस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस है और यहाँ पे 0 मोल ऑफ गैस है। सो अगर आपको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, सो यू विल हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, अच्छा। और कंडीशंस बोला हुआ है, तो आई डोंट थिंक यू कैन वैरी द कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन चलो मार्क्स स्कीम भी खोल लेते हैं इसकी, क्या पता वो लिखा हुआ हो। केमिस्ट्री P22, आउच, भाई, प्री स्टैंडर्डाइजेशन, वाओ। यप, कंडीशंस ही लिखनी है इसमें, तो आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते। The third compound of phosphorus and chlorine, W, has a relative molecular mass MR between that of PCl3 and PCl5. The compound contains 69.6% by mass of chlorine. Determine the molecular formula of W. Let's do that. So, हमारे पास क्या है? हमारे पास phosphorus is to chlorine. 69.6% जो है वो ये है, तो 100 माइनस 69.6 कर लेंगे, मेरे पास आ जाएगा आंसर 30.4। 30.4 को 31 से डिवाइड करेंगे,
फॉस्फोरस का 31 होता है आई बिलीव, और क्लोरीन का 35.5 होता है। लेट्स सी यही होता है। phosphorus is 31, chlorine is 35.5. ठीक है, so we are dividing it correct. Now we need to work out the moles. 30.4 divided by 31. This is 0.98 is to 69.6 divided by 35.5. We are getting 1.96. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 0.98 से डिवाइड करते हैं इसको, इसको भी 0.98 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2, राइट। 1:2 बन जाएगा आपका, यानी क्या बन जाएगा, PCl2 आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। क्या ये होगा हमारा आंसर या इसके अलावा कुछ और होगा हमारा आंसर? होगा, फिर क्या होगा हमारा आंसर? कुछ और होगा, क्या होगा कुछ और? मॉलिक्यूलर मास लिखा है ऊपर, नहीं लिखा हुआ मॉलिक्यूलर मास, ये लिखा हुआ है MR जो है वो इसका PCl3 और PCl5 के बीच में। वी फाइंड एन, हाउ डू आई फाइंड एन व्हेन आई डोंट हैव द MR? मुझे बस ये बताया हुआ PCl3 और PCl5 के बीच में, एन कैसे निकालूं? PCl4 होगा, वाह, एम्पेरिकल फॉर्मूला की धज्जियां उड़ा दी तुमने। डबल होगा, P2Cl4 होगा, P2Cl4 होगा मेरे भी मुताबिक। क्यों होगा P2Cl4? अब उसकी हम रीजनिंग देख लेते हैं। हमें ये नहीं पता MR क्या है, लेकिन हमें ये पता है PCl3 और PCl5 के बीच में, राइट। सो पहले तो हम PCl3 का MR निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, 31 प्लस 3 इंटू 35.5, सो वी आर गेटिंग 137.5। और जो है वो आपका PCl5 का जो MR है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 208.5। यानी मुझे ये पता है कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए है मेरा मॉलिक्यूलर मास मेरे नए कंपाउंड में। अब मेरे पास पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी? पहली पॉसिबिलिटी है PCl2, सेकंड क्या है P2Cl4, थर्ड क्या है P3Cl6, फोर्थ क्या है P4Cl8। जाहिर बात है एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मैंने निकाला है, इस तरह की सिंपलेस्ट रेशियो ये है, तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 4 करके आगे लेके चलूंगा। सो इट कांट बी PCl4 और इट कैन नॉट बी PCl3.5, पता नहीं किसी ने बोल रहा, तो वो नहीं हो सकता। तो अब PCl2 का MR निकाल, अगर हम PCl2 का MR निकालें तो वो क्या आ रहा है, वो डेफिनेटली PCl3 से कम ही आएगा। अंडरस्टूड सी बात है, 31 प्लस 2 इंटू 35.5, ये आ रहा है 102। ये नहीं हो सकता। अगर मैं P2Cl4 का निकालूंगा तो वो क्या आ रहा है मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 31 प्लस 2 इंटू 35.5, ये आ गया 133, जो फिर भी इन दोनों के बीच में नहीं आया है ना। ये सही करिए मैंने कैलकुलेशन, बल्कि नहीं मैंने गलत कर दी, P2Cl4 था, माय बैड, P2Cl4 है MR, so 2 into 31 plus 4 into 35.5, this is working out to be a 204। तो हमें नजर आ रहा है कि 204 is in the middle of these two compounds, so it should be P2Cl4। जाहिर बात है अगर P3Cl6 करोगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं आ सकता उन दोनों के बीच में। तो ये भी हो सकता है, थोड़ा सा होशियार होना था। मुझे लग रहा है बायो पेपर ऐसा ही आया है कुछ, और तुम लोगों ने बस नए सवाल देख के तुम लोगों ने कहा पता नहीं क्या आ गया। होगा वो बहुत आसान पेपर, लेकिन यही करके आओगे तुम लोग। अगर कुछ नया आ जाता है तुम लोगों को, बस ये कि कुछ नया ना है, एग्जैक्टली वो है जो हमने किया है, ऐसा नहीं होता। नई चीजें आएंगी, नई चीजों से डरना नहीं है, सोच समझ के जाना है, स्मार्ट होके जाना है, रट्टू तो नहीं बनना। वरना तो मैं आपकी जगह रोबोट को भेज दूं, इससे अच्छा GPT कर लेगा आपका पेपर। W is a liquid at room temperature and pressure. It reacts vigorously with water to form an acidic solution. Suggest the structure and bonding in W. Explain your answer. Suggest the structure and suggest the bonding. Simple covalent. How do you know? कैसे पता? How do we know? बच्चा पार्टी। Simple because low melting point. Very good. This is telling us that it has a simple structure because इसका melting point बहुत ज्यादा low है, ये room temperature पे क्या है, लिक्विड है। और
कोवेलेंट का कैसे पता चल रहा है? बिकॉज इट इज गिविंग यू अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर। ठीक है जी। सिंस इट इज गिविंग यू अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर, दैट इज टेलिंग यू इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है जी। तो यही बताया था मैंने शायद आपको। हमारी आंखों के सामने से कोई पेपर ऐसा गया नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा चीज पूछी जाती है। ये बोल देंगे सिंपल सिंपल और कोवेलेंट का आपसे पूछेंगे, या जायंट कोवेलेंट का, या कुछ ना कुछ आपसे इस तरह से करके पूछेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका क्या है कि वो हाइड्रोलाइज कर जाता है पानी के अंदर। और सिंपल का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे। आयनिक का क्या होता है? फ्री मूविंग आयंस कंडक्ट करता है एक्वियस सॉल्यूशन में। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। मेटालिक का क्या होता है? कंडक्ट करता है इवन सॉलिड स्टेट में। तो ये है, ये आपको पता होने चाहिए। कोवेलेंट का ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है कि कोवेलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में ज्यादातर वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर देता है। अब वो कहता है हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो अब बताओ क्या होगा? तो कोवेलेंट होता है उसका आंसर। सो वी विल राइट इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, सॉरी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी राइट, सिंपल मोलेक्युलर स्ट्रक्चर as it has a low melting point, the bonding in it is covalent as it hydrolyzes with water। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 2 मार्क्स। हाँ सही है, लेकिन ऐसे लिखो, हाइड्रोलिसिस करके लिखोगे तो वो बात बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे एमएस में होता है। सर कांट लो एमपीबीपी ऑल्सो टेल के कोवेलेंट? नो। डायमंड, डायमंड भी तो कोवेलेंट होता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो तो नहीं होता। हम्म। कोवेलेंट तो होता है ना, जायंट कोवेलेंट है ना। जायंट होने की वजह से उसकी बॉन्डिंग अब कोवेलेंट नहीं है, कुछ और हो गई। हम्म। ऑलवेज रिमेंबर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक जायंट या सिंपल से है, और बॉन्डिंग का ताल्लुक और प्रॉपर्टीज से है। जैसे आयोनिक बॉन्डिंग के लिए ये लिखा हुआ होगा कि इट इज कंडक्टिंग इन एक्वियस सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट। मेटालिक के लिए क्या होगा? मेटालिक के लिए होगा कि इट इज कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ठीक है जी। कोवेलेंट के लिए ये लिखते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विग्रेसली लिख दिया, या उसके साथ रिएक्ट कर दिया, उसने कोई प्रोडक्ट्स बना दी। हाइड्रोलिसिस खदीजा सारे उन रिएक्शंस को बोलते हैं जो पानी के साथ जो भी चीज रिएक्ट कर जाती है वो हाइड्रोलाइज कर जाती है। So you can call any reaction that is happening with water as a hydrolysis reaction। ठीक है खदीजा? I didn't say simple covalent, मैंने कहा simple molecular। ठीक है। जाहिरन बात है, अब सिंपल तो नहीं लिखोगे ना, सिर्फ सिंपल मोलेक्युलर है, पूरी बात नहीं। सिंपल मोलेक्युलर होगा स्ट्रक्चर, या फिर सिंपल कोवेलेंट होगा स्ट्रक्चर। कोवेलेंट का आगे पता चल रहा है, यहाँ पे सिंपल पता चला। बात दरअसल दरअसल ये बता रहा हूँ कि ऊपर वाली स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि इसमें सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है जी। लेकिन सिर्फ सिंपल लिखना अजीब सा था, तो मैंने सिंपल मोलेक्युलर लिख दिया, क्योंकि एमएसएम में ज्यादातर सिंपल मोलेक्युलर लिखा होता है जब भी लिखा होता है। और बॉन्डिंग जो है वो बाद वाली स्टेटमेंट से पता चल रही है, जो हाइड्रोलाइसिस से पता चल रही है। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है हमारे पास? फिगर 1.1 shows a reaction scheme involving P4 and Cl2। P4 reacting with Cl2 PCl5, P4 reacting with excess oxygen A solid reacting with H2O becomes B aqueous, PCl5 को पानी में डालते हैं तो भी बी एक्विस बन जाता है, और PCl5 को C के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है। सजेस्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन टू। Reaction 2. What is observed in reaction 2? P4 reacting with chlorine gas becoming PCl5. Write a valid observation. Green gas disappears. Very good. गैस होगी यहाँ पे, सोल्यूशन नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे? ग्रीन गैस फेड्स, या फिर जो है वो डिसअपियर्स, क्योंकि क्लोरीन इज रिएक्टिंग, क्लोरीन इज अ ग्रीन गैस एंड इट विल गेट गायब। अच्छा, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ PCl5। PCl5 का शेप क्या होता है? टेट्राहीड्रल नहीं होता। जब भी तुम्हारे मार्क्स कटते हैं, बायपिरामिडल, ट्राइगोनल, आर यू श्योर इट्स बायपिरामिडल?
हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। सो इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए इन रिएक्शन 3। तो P4 को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो ए क्या है जो बन रहा है यहाँ पे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पूरा लिखो बेटा। P4O10 बन रहा है, PO3 कुछ नहीं होता, P4O10 बन रहा होगा। तो आपका जो P4 है that is reacting with your oxygen and forming the oxide that is P4O10. So ये हो जाएगा 5 2s are that. Name B which is formed in both reactions 4 and 5. What is B? B का नाम लिखना है, ठीक है। B का फॉर्मूला नहीं दे सकते, उन्होंने बोला है नेम। नेम करो, इसका नेम क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। जब वो नेम करने को बोले तो नेम लिखो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल नाम नहीं आ रहा हो तो फिर फॉर्मूला लिख देना। अब ये भी नहीं उसको खाली छोड़ के आ गए, फॉर्मूला लिख देना उसका। तो ये आपका फॉस्फोरिक एसिड आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सी यूज्ड इन रिएक्शन 6। 6 में जो सी इस्तेमाल किया है उसका स्ट्रक्चर दिखाना है हमको। क्या होगा सी का स्ट्रक्चर? इथेन होगा? नहीं, रॉन्ग। कोई और बताएगा? इथेन नहीं होगा, रॉन्ग। इथीन भी नहीं होगा, रॉन्ग। अच्छा, चमार लगाऊंगा ना केज के तुम लोगों को। PCl5 किस चीज का रिएजेंट था? है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट था अल्कोहल में क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने का। तो अल्कोहल होगा ना। इन दोनों क्लोरीन की जगह क्या होगा? दोनों क्लोरीन की जगह हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप होगा, अल्कोहल वाला ग्रुप होगा। सो क्लोरीन की जगह भी OH, क्लोरीन की जगह भी OH, दोनों जगह OH लगा दे। यही बनाना है, बस OH लगा के बनाना है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ये बन गया होगा। पता नहीं क्या उल्टा सीधा जो है वो बगैर सोचे समझे, इसीलिए तुम लोगों के मार्क्स कटते हैं। बगैर सोचे समझे आंसर नहीं दो। 1 2 3, 1 2 3, OH OH। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब हम। अब क्या है हमारे पास? इसका नाम क्या होगा? इथन 1 2 डायोल। 1 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, इथन 1 2 डायोल। इथन 1 2 डायोल, नॉट 1 2 डाई, इथन डायोल। 1 2 dichloroethane reacts with NaOH to produce an unsaturated compound C2H3Cl as shown in reaction 7. State what is meant by unsaturated. What is meant by unsaturated? डबल बॉन्ड, कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड, ठीक है जी। यानी उसके अंदर कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है, उसमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग लिख दें इसमें अंदर कि उसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सो कंटेन्स अ कंपाउंड that contains one or more C double bond C. State the conditions for reaction 7. What would be the conditions? आपने इसको रिएक्ट करा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया C2H3Cl, heat and ethanol. Very good. You will use ethanolic NaOH प्लस हीट, और आप हीट लिखें या हीट अंडर रिफ्लक्स लिख लें, क्योंकि इसमें हीट अंडर रिफ्लक्स होती है। सो हीट अंडर, वैसे हमें कंप्लीट रिएक्शन नहीं करना तो बस हीट लिख देते हैं, राइट। लेट्स जस्ट राइट हीट बिकॉज वी डोंट वांट इट टू जो है वो कंप्लीटली गेट रिएक्टेड, ठीक है। तो हीट अंडर रिफ्लक्स पूरा नहीं करेंगे वरना वो दोनों जगह से एलिमिनेट हो जाएगा। हमने सिर्फ इथेनॉलिक NaOH एंड हीट लिख दिया। हाँ, सिर्फ हीट अंडर रिफ्लक्स अगर लिखा है तो गलत है, अल्कोहल लिखना जरूरी था, इथेनॉल लिखना जरूरी था। Compound D contains carbon, hydrogen, and chlorine only. Figure 1.2 shows the mass spectrum of D. Explain the relative abundances of peaks 1 and 2 in the mass spectrum of figure 1.2. तो 1 और 2 की relative abundance को explain करें, ये वाली और ये वाली। M+1 नहीं है, ये वाली M पीक है, 2 जो दिखाई हुई आपको वो M+2 पीक है। 1 is the M peak and the other one is M+2, because देखो 60, 61 and 62 पे आ रही, तो 60 M peak हो गई, ये M+1 और ये M+2 हो गई। तो M और M+2 के बीच में ये क्यों है?
अगर ये 100% है तो ये वाली जो है वो ये क्यों आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 35 क्यों आ रही है? एक 100 आ रहा है, एक 35 आ रही है। 35 है या 33 है, समथिंग लाइक दैट, राइट? अप्रोक्सीमेटली है, काइंड ऑफ लाइक 33 या 34 के अराउंड है। सीएल की वजह से, सीएल की वजह से क्यों आती है भाई, एक्सप्लेन करो इसको। 1:3 रेशियो किस चीज का? आइसोटोप्स कौन से हैं क्लोरीन का, किसका 1 है किसका 3 है? Cl35 and Cl37. So Cl35 is going to have the 100% जो आ रही है वो Cl35 की जैसा आ रही है, और जो 33% अप्रोक्सीमेटली आ रही है वो Cl37 की वजह से आ रही है, बिकॉज Cl35 टू Cl37 का रेशियो 1:3 होता है। ठीक है, अब आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है कि the peaks are due to the Cl35 या 35 Cl and 37 Cl isotopes that exist in a 3:1 लिखूं या 1:3 लिखूं? रिस्पेक्टिवली अगर लिखना चाह रहा हूं तो ये 1 होता है या ये 1 होता है? I'm going to go die in a fire. Cl35 ज्यादा abundant होती है ना? Cl35 is the more abundant isotope, that is 75%. 37 Cl is 25%. So 3:1, 35 Cl का 3:3 होगा, 37 वाले का 1 होगा। ज्यादा abundant 35 वाली है, so therefore 3:1 रेशियो रिस्पेक्टिवली लिखूंगा। सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डी, डी का स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है, तो हमें पता है हमारा एमआर जो है वो 60 है, उसकी बेसिस पे हम अपना काम कर लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। अच्छा जी, तो इफ वी हैव एन एमआर ऑफ 60, सबसे पहले तो क्लोरीन्स जितने निकल सकते हैं वो निकाल देवे, राइट? आई थिंक दे हैव टोल्ड अस इट हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट द क्लोरीन। सो एक क्लोरीन हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट द क्लोरीन। मैं 35 का एक क्लोरीन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 35 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 35.5 क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ एमपी, मैं एमपी ले रहा हूं तो एमपी में 35 ही होगा। ठीक है, सो 60 माइनस 35 क्या हो गया? अच्छा, जाहिर बात है एक ही क्लोरीन सब्ट्रैक्ट होगा, 35 प्लस 35 70 रहता है, तो दो क्लोरीन नहीं आ सकते। तो 60 माइनस 35 25 आ गया ये। कार्बन कितने आ जाएंगे? 12 24। तो आई कैन हैव 2 कार्बन। लेकिन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि अगर मैं 2 कार्बन लूंगा तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, विच सीम्स अ बिट वियर्ड। C2HCl नहीं हो सकता ऐसे, क्या ये कैसे बनाऊंगा मैं? ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब सी कोई चीज बन जाएगी। हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेट्स स्टिल एंटरटेन द अदर पॉसिबिलिटी कि अगर हम एक कार्बन रखें, ज्यादा हाइड्रोजन रखें, शायद हो सकता है उससे भी कुछ हो जाए। देख लेते हैं जो भी बनता है। एक तो मेरे पास ये आ गया C2HCl, दूसरी वाले के थ्रू भी देखते हैं। एक 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बच जाएगा 25। फिर हम एक कार्बन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 25 माइनस 12, अच्छा ये तो और भी बहुत ज्यादा ऑफ आ रहा है। इसमें 13 हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक कार्बन में 13 हाइड्रोजन हो ही नहीं सकते एक क्लोरीन के साथ। सो दैट मीन्स यही वाला ज्यादा सेंस बना रहा है। हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ C2HCl? C2HCl बनाना है। इसी से मिलता जुलता सवाल अभी हमने एलिमिनेशन जब कर रहे थे पुराने वाले पेपर में, तो हमने अभी किया है। वी जस्ट डिड इट। ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड। सो वी विल ड्रॉ अ ट्रिपल बॉन्ड, एक H इधर और एक जगह हम Cl डाल देंगे। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपाउंड C2HCl। ठीक है, एनी कंफ्यूजन्स? समझ आए? अच्छा, मार्क्स स्कीम में दे इवन एक्सेप्टेड इफ यू जस्ट रिटन C2HCl, उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया। तो अगर आपको नहीं बनाना आ रहा हो, एटलीस्ट C2HCl लिख के आ जाना। The group two elements show metallic bonding. Define metallic bonding. What is metallic bonding? आयोडोफॉर्म इक्वेशन भी करवानी है, ठीक है, अच्छा याद रहा। पता नहीं, वाह। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव मेटल आयंस एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। सो
It is the electrostatic force of attraction between positive metal cations and delocalized sea of electrons. The group 2 elements form stable 2 plus cations. State and explain the variation in the ionic radii of the group 2 elements down the group. So what is the statement and what is the explanation? Ionic radii does not decrease down the group. How is it going to decrease down the group? Down the group की बात हो रही है. Decrease कैसे करेगा? Increase करेगा because आपके जो number of shells हैं वो बड़े चले जा रहे हैं. So therefore it is going to increase. So what are we going to write? Ionic radii will increase down the group as nuclear charge and shielding both increase down the group and cancel each other out. The radius increases as the number of shells increase. ठीक है. अच्छा जी. They all have the same charge. Obviously 2 plus का ही होगा. नहीं, एटॉमिक रेडियस अगर लिख दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा. जाहिर बात है. आयोनिक रेडियस का पूछे तो आयोनिक रेडियस ही लिखो अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में वो करने. बाय कैंसिल मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो खींचता है और शील्डिंग जो है वो बचाती है. शील्डिंग प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फीलिंग द फुल न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कैंसिल कर देता है शील्डिंग के इफेक्ट को, या शील्डिंग का इफेक्ट कैंसिल कर देता है न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट. न्यूक्लियर चार्ज जोर से खींचना चाहता है, शील्डिंग जो है वो बचाना चाहती है. जब दोनों इंक्रीज करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, नल कर देंगे. बट ऑल हैव सेम चार्ज. दे हैव द सेम चार्ज, दैट इज द आयोनिक चार्ज. लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है ना, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं ना. They are going to easily lose electrons, so they are going to be good reducing agents. Yes, सही कह रही हो आलिया. Table 2.1 shows successive ionization energies for beryllium, first, second, third, fourth. ठीक है, successive ionization energies आपको दी. Use table 2.1 to state and explain the general trend in these values, the significance of the large difference between the second and the third ionization energies. तो आपने जनरल ट्रेंड भी एक्सप्लेन करना है और सेकंड आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि सेकंड और थर्ड के बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है. जनरल इज इंक्रीजिंग एंड एक्सप्लेन इट. व्हाई इज इट जनरल इज इंक्रीजिंग. देखो दो बातें पूछी हुई है इधर, तुम लोग सब सारे के सारे गलत जवाब दे रहे हो. दो बातें पूछी हुई है, क्वेश्चन को सही तरह पढ़ो. What are they saying? They are saying कि state the general trend in the values. General trend increases है. पहले उस जनरल ट्रेंड को एक्सप्लेन करोगे, वो क्या है. स्टेट एंड एक्सप्लेन दोनों चीजें करनी. फर्स्ट यू विल इंक्रीज, यू विल टेल द जनरल ट्रेंड एंड एक्सप्लेन इट, व्हाई इज इट द जनरल ट्रेंड, एंड देन यू विल स्टेट या एक्सप्लेन द बिग डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड वन. तो वो तो सबने सही दिया है, सेकंड और थर्ड वाला. लेकिन जनरल ट्रेंड इंक्रीज जो है उसको भी तो एक्सप्लेन करोगे. As more energy is required to remove an electron, why is more energy required to remove an electron? नहीं बेटा अरीबा, ये इतना बड़ा कहाँ लिखोगी तुम इसको, यहाँ पे गलत लिख रही हो. और इसका आंसर तो ये था ही नहीं. इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये था कि why is there a general increase in the successive ionization energies. ठीक है, 2 मिनट अब चैट में लिखना बंद कर दे, मैं
बता रहा हूं, जिसका आंसर इस चीज से क्लोज है वो उसका आंसर सही है। ठीक है। वाई इज देयर अ जनरल इंक्रीज? देयर इज अ जनरल इंक्रीज बिकॉज द आयन इज बिकमिंग मोर पॉजिटिवली चार्ज। या तो आप ये लिखेंगे, फर्स्ट में वो +1 हो जाएगा, सेकंड में वो +2 हो जाएगा, थर्ड में वो +3 हो जाएगा, फोर्थ में वो +4 हो जाएगा। तो जनरल इंक्रीज इसीलिए बिकॉज वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दूर से खींचेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाएंगे। दैट इज वाई देयर इज अ जनरल इंक्रीज। या तो आप ऐसे लिखें कि वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है, या फिर आप ऐसे लिखें कि ज्यादा प्रोटॉन्स हैं पर इलेक्ट्रॉन्स। After the removal of each electron, there is more protons per electrons. So therefore it becomes harder to remove successive electrons. क्योंकि जब ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन्स तो वो ज्यादा जोर से खींचेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन। ठीक है। एंड देन जो आपका सेकेंड और थर्ड के बीच में ज्यादा बड़ा गैप आ रहा है, वो आप ये लिखेंगे द सेकेंड इलेक्ट्रॉन वॉज लॉस्ट फ्रॉम अ शेल दैट इज far away from the nucleus and the third is being removed from a shell that is closer to the nucleus. तो सेकेंड और थर्ड में ये फर्क है। सेकंड वाला वैलेंस में था और थर्ड वाला अब एक ऐसे शेल में जो क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो लेट्स राइट दिस, प्रॉपर्ली लिखना है, उल्टा सीधा नहीं लिखना। अगर आप ऐसी चीजें लिखेंगे जो वैसे ही समझ में आ रही है, जो वैसे पता चल रही है, उसमें मार्क्स नहीं लिखेंगे। प्रॉपर्ली जो रीजंस है वही लिखे, गलत सुलत नहीं लिखे। सो व्हाट वी विल राइट, एज ईच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, the number of protons per electrons increases, so it becomes harder to remove successive electrons. That is why the general trend is increase. जनरल ट्रेंड इज इंक्रीजिंग वैल्यूज कह लेते हैं। और सेकंड और थर्ड का हमने एक्सप्लेन करना, तो सेकंड का लिखेंगे, थर्ड का लिखेंगे द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम अ शेल दैट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। ठीक है। द बिग डिफरेंस is due to the third electron being removed from a shell closer to the nucleus. मुझे एक बात बताओ, जरा ऑनेस्ट बात बताना, मेरे नोट्स खोल के तुम लोग पढ़ते हो या मेरे नोट्स इस्तेमाल नहीं करते हो? आई जस्ट वांट एन ऑनेस्ट आंसर। कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो मेरे नोट्स से नहीं पढ़ रहे? पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभार तुम लोग मेरे नोट्स नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने सब चीजें उसमें लिखी हुई होती है। ओके, चलो शुक्र है एटलीस्ट मेरे नोट्स से पढ़ तो रहे हो। अच्छा सर, ये एक्सप्लेनेशन नहीं करनी कि बिकम्स हार्डर एज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्सप्लेन कर दिया ना बेटा? ठीक है जी, एक्सप्लेन कर दिया हमने। तो अगर तुम वो लिख रहे हो, बस ये मेक श्योर करना तुम्हारा आंसर लाइन से बाहर ना जाए। तुम ये लिख भी रहे हो तो बस मेक श्योर करना बाकी सारी चीजें इन लाइनों में है। बट सर आई फील लाइक योर नोट्स आर अ बिट लॉन्ग। ओके, my notes are definitely long. I never said my notes are smaller, but they are complete. Sir, isn't the whole page scanned though? Khadija, I am telling you this from a checked copy. एक बच्चे ने जो है वो अपनी रीचेक्ड कॉपी मंगवाई थी ज्यादा पे करके, और उसमें उसने जितना भी बाहर लिखा हुआ था ना वो सब कैंसिल किया हुआ था एग्जामिनर ने। ठीक है जी, मुझे ये बात पता चली है खुद लास्ट ईयर। तो मैं इसलिए आप सबको मना करता हूं कि आप आउटसाइड ऑफ द लाइंस नहीं लिखिए, वो सब काट देते हैं, उसका नहीं पढ़ा हुआ था, एक भी चीज नहीं पढ़ी हुई थी आउटसाइड ऑफ द लाइंस। और मैं इससे पहले खुद क्या बताता था, मैं बच्चों को बताता था कि अगर कुछ बाहर जा भी रहा है तो बहुत ही करीब यहाँ पे लिखना, बहुत ज्यादा बकवास बाहर नहीं लिखना। तो मसला यही है कि जब वो कॉपी मैंने देखी तो उसमें सब कुछ कैंसिल हुआ हुआ था। तो यू डोंट राइट आउटसाइड लाइंस, यू राइट इनसाइड लाइंस एंड एवरीथिंग शुड बी ओवर हियर। इसके अलावा कहीं और बाहर नहीं होना चाहिए। सर न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग का नहीं लिखेंगे बेटा? अहमद यही बोल रहा हूँ, नोट्स खोलो उसमें देखो कि एक्सप्लेनेशन क्या थी। इस वाली की एक्सप्लेनेशन न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग से नहीं आती। ठीक है, एक ही एलिमेंट है, तुम एलिमेंट टू एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं कर रहे हो। दिस इज वन एलिमेंट ओनली, बेरिलियम।
तो बेरिलियम की न्यूक्लियर चार्ज ये शील्डिंग चेंज नहीं कर रही है, तुम्हें बस ये लिखना है कि मोर प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को ई माइनस नहीं लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। जिसने मॉक में भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करी है वो भी मैंने जो है वो आपको बोला हुआ है कि वो रॉन्ग है, वहां पे आप नहीं लिख सकते उस तरीके से। कैन वी से द कैटायन गेट स्ट्रॉन्गर? cation gets stronger is weird. You say that the cation gets more positively charged, so therefore it pulls on the electrons more strongly, and so more energy is required. ऐसे लिखो, ठीक है? Cation gets stronger is a bit weird आ रही है। All the group 2 elements except beryllium have more than one stable isotope. Beryllium इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाली बात है, लेकिन बेटा यहाँ पे 2 ही मार्क्स है ना, और लाइनें भी कम दी हुई है, तो तुम सब कुछ तो नहीं लिखोगे इधर, ठीक है नी? यू नीड टू you need to be able to understand कि I need to write the most important pointers and make sure everything that has been asked I write it over here, ठीक है? अब अगर तुम इसमें जाया कर दो अपनी लाइनें कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाले में वो पॉइंट होता है वहां पे, इट इज अ पॉइंट, लेकिन दैट इज अ लेसर पॉइंट। जो मेन पॉइंट है वो लिखो। इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी होती है, लेकिन उसकी लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, क्योंकि अगर मैं वो लिखूंगा तो मैं थर्ड सेकंड और थर्ड वाला एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मेरा आंसर बाहर चल जाएगा लाइनों से, सो फिर मैं वो नहीं लिख रहा। जितना रिक्वायर्ड है बस मैं उतना लिख रहा हूँ। अच्छा, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन एन एटम ऑफ 9,4 बेरिलियम। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है वो एक्सप्लेन करनी है एक एटम ऑफ 9,4 बेरिलियम में क्या है। तो हम बोलेंगे उसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, 5 न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस में है। मोस्ट ऑफ द मास इज इन द न्यूक्लियस, दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है जी। एंड थोड़ा बहुत मास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है जो बाहर सर्कल होता है, लेकिन उनके पास नेग्लिजिबल मास होता है, राइट? समथिंग लाइक दैट यू विल राइट कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके पास न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में आपका तमाम ज्यादा आपका मास मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट कर रहे हैं, उनका नेग्लिजिबल मास हो, ठीक है जी। सो ऐसा ही कुछ आपने लिखना है एमएस में, इट हैज बीन रिटन लाइक दिस, राइट? बोथ थिंग्स, protons and neutrons are most massive and are in the nucleus. You can say 4 protons and 5 protons are in the nucleus and they make most of the mass of the atom, ठीक है जी? या दे मेक अप द 9 AMU ऑफ द एटम, जो इसका 9 AMU लिखा है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस है, बाहर शेल्स में है, लेकिन उनका नेग्लिजिबल मास होता है, दे हैव नेग्लिजिबल मास कंपेयर्ड टू द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है? Complete table 2.2 to show the number of protons and neutrons in the isotopes of magnesium. तो magnesium 24, 25, 26 में number of protons और number of neutrons बताना। number of protons क्या होंगे सारे के सारे? 12 होंगे, because this is isotopes, so 12 12 12। और number of neutrons हमने जो है वो subtract कर करके कर लेना है, 24 minus 12 is 12, 25 minus 12 is 13 and 26 minus 12 is 14। अच्छा, figure 2.1 shows the behavior of a beam of protons in an electric field. Complete figure 2.1 to show the behavior of a separate beam of neutrons and electrons in the same electric field. Label your diagram clearly. Assume that the beam of each particle are moving at the same velocity. 3 मार्क्स दिए में आपको प्री के, so it is easy. न्यूट्रॉन्स जो है वो हम सबको पता है कि बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू चले जाते हैं, so this will be the beam of neutrons. और इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा? Electrons are going to be deflected downwards and they're going to show much more deflection, ठीक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है यहाँ पे, क्योंकि 3 मार्क्स का है तो हमें ज्यादा डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे मेक श्योर करनी होगी, हम दिखाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका मास कम होता है प्रोटॉन से, so since their mass is less, so they experience much more force या much more acceleration than the protons, इसी वजह से वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तीनों को तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, like this, we will show them to be more deflected. So this is beam of electrons. अच्छा, sir, do you know anyone who got above 55 in actual CIE? Me. सर अगर पॉजिटिव प्लेट नीचे होती तो यही होता। पॉजिटिव प्लेट नीचे नहीं है ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, क्योंकि प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये है।
नेगेटिव होता तो फिर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते, प्रोटॉन्स नीचे आते। प्रोटॉन का वेट बेटा बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगी प्रोटॉन के वेट की। प्रोटॉन का वेट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द फोर्स इट विल फील इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज विन। व्हाट इफ दे वर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, नो नीड टू नो, ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, फिजिक्स होती है ये, और वो फिजिक्स का ये वाला पार्ट हट चुका है फिजिक्स में से भी। नील थोड़ा सा वेट करो इसके लिए। अच्छा, state what is observed when dilute hydrochloric acid is added to separate samples of barium oxide and barium carbonate। जब आप बेरियम ऑक्साइड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी आपकी? बेरियम ऑक्साइड सॉलिड डिसअपियर्स, यानी सॉलिड डिसॉल्व्स, ये सॉलिड डिसअपियर्स हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज बेरियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकम BaCl2 एंड प्लस वाटर, तो इसके अंदर कोई एफरवेसेंस वगैरह चीज नहीं आएगी। बेरियम कार्बोनेट, हाँ, जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास एफरवेसेंस हो जाएगी हमारी मेन। सो एफरवेसेंस, दीज आर गोइंग टू बी द मेन ऑब्जर्वेशंस। फिर क्या है हमारे पास? नो वाइट पीपीटी, बेरियम क्लोराइड इज सोल्यूबल। सर ऑल टू ग्रुप टू oxides are solids, yes, when they are going to be in the solid state they are solids। जब उनको पानी में डाल दोगे तो एक्वियस बन जाते हैं, सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं करते तो व्हाइट पीपीटी उसके फिर भी आ जाते हैं। डू वी नीड टू नो द फ्लेम कलर्स? यस, व्हाइट फॉर मैग्नीशियम, red for calcium and strontium, green for barium। Write an equation for the reaction of strontium with excess of cold water। So strontium plus water equals to strontium hydroxide। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ और बनता है अपार्ट फ्रॉम दिस? ये ऑल्सो हैव हाइड्रोजन गैस, और बस हमने इसकी बैलेंसिंग करनी होगी, तो दो आ गए, दो चार हो गए, दो O, तो 2H2 करना पड़ेगा। You had one question, yes, what's the question? State the variation in the solubility of the group 2 sulfates down the group। What is the variation? They become less soluble down the group, less soluble, yes, solubility decreases down the group। ठीक है, less soluble down the group। When we heat it with steam, do all of them give MgO? When you're going to heat strontium with steam, then are you asking what will it give? जब तुम मैग्नीशियम को स्टीम में करते हो तो वो MgO देता है। ठीक है जी, और इसी तरह बाकी सारे भी जो है वो देंगे, ऑक्साइड ही देंगे, दे विल गिव यू द ऑक्साइड। हाँ, उसमें से कुछ कुछ हो सकता है हाइड्रोक्साइड की भी हल्का फुल्का बन रहा हो, यानी उन केसेस में दोनों बनते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ हमें मैग्नीशियम का पता होना चाहिए, बाकी वाले भी ऑक्साइड्स देंगे, और हो सकता है कुछ कुछ आपको हाइड्रोक्साइड भी दे दे, दे माइट इवन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हाइड्रोक्साइड इन अ सॉलिड फॉर्म। अच्छा, the halogens chlorine, bromine, and iodine show trends in chemical and physical properties down the group. Table 3.1 shows some properties of chlorine, bromine, and iodine. Color and state at room temperature. So chlorine is a green gas, bromine is a brown liquid, and iodine is a black solid. So it is black solid। Obviously color और state दोनों लिखनी है क्योंकि उन्होंने बताया है। The bond energy values in table 3.1 refer to the XX bond energy, which X is the halogen, यानी chlorine chlorine की, bromine bromine की, iodine iodine। Explain the trend in the bond strength of the bond in the halogens। So why is the bond strength decreasing? Inefficient orbital overlap है, और इसके अलावा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। पहले तो आप ये लिखेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, या फिर ये लिख दें कि इट इज नॉट बीइंग एबल टू पुल ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज स्ट्रांगली, सो देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और फिर साथ में इनएफिशिएंट बॉन्ड ओवरलैप। ठीक है, पहले हमेशा बेस्ट पॉइंटर लिखा गया, पहले तो ये आप बताएंगे कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा हो रहा है, उसकी वजह से द न्यूक्लियस इज नॉट बीइंग एबल टू पुल ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज स्ट्रांगली, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेसिकली, एंड देन यू राइट द लेसर रीजन
भाई इनएफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप भी आ रहा है बिकॉज में साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है, राइट बोथ थिंग्स एंड ऑलवेज राइट द बेटर वन फर्स्ट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम Cl to bromine to iodine, which means that the nucleus is not able to pull as strongly on the shared pair of electrons orbital overlap also becomes inefficient, so bond energy decreases. How is there inefficient orbital overlap when they're the same atom? वो हो सकता है inefficient orbital overlap अगर s के साथ नहीं भी हो, अपने के साथ ही कर रहा हो। मसला ये है कि जब बहुत ज्यादा बड़े होने शुरू जाते हैं तब ऑर्बिटल ओवरलैप हल्का फुल्का इनएफिशिएंट होना हो शुरू होता है, तो यू कैन राइट दैट एज वेल। ठीक है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लेकिन लिख सकते हैं, तो जिनको ये लिखना है, लेकिन ये फिर भी लेसर रीजन है, ये बिल्कुल नहीं है। और 2 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल ही गए थे, यू गॉट द 2 मार्क्स टिल ओवर हियर। सो बस ये एक एडेड चीज है, जो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये हमेशा याद रखना ये लेसर रीजन है ऑर्बिटल ओवरलैप वाला। Explain with the use of an equation how chlorine is used in water purification. State the role of the active species produced. So क्लोरीन को वाटर प्योरिफिकेशन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक इक्वेशन देनी है आपने और फिर आपने बताना है कि उसका रोल क्या है जो भी आपकी एक्टिव स्पीशीज। तो इक्वेशन तो हमारे पास आ गई है। जब हम क्लोरीन को रिएक्ट करते हैं विद वाटर, सो वी गेट 2 प्रोडक्ट्स, वन इज HCl and the other is HClO. These are the 2 products. और HClO पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, HClO इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव कह रहा हूँ, मतलब न्यूट्रल है, उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर लिखे तो ClO नेगेटिव लिखते, लेकिन ये HClO है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो गया, HClO kills bacteria, does not make bleach. HClO is the species, या फिर ClO नेगेटिव इज द स्पीशी दैट किल्स द बैक्टीरिया। बस ब्लीच नहीं बन रहा, ब्लीच NaClO होता है और NaClO3 उन वो वाले कंपाउंड से बनता है, ब्लीच नहीं बन रहा यहाँ पे। सो व्हाट वी गोइंग टू से, वी आर गोइंग टू से HClO kills the bacteria। मैं NaOH वाली लिख रहा था, गलत है, वाटर प्योरिफिकेशन है, पानी के अंदर NaOH क्यों होगा पहले से, there is no पानी में कोई NaOH नहीं होता। So since there is no NaOH in water, so why would chlorine go and react with NaOH? Water purification कर रहा है ना। The sodium halides in table 3.1 also show trends in chemical properties. Identify the sodium halide that reacts with hot concentrated H2SO4 to form H2S. Which one reacts with H2SO4 to form H2S? NaI। NaI होता है, ब्रोमीन वाला नहीं होता, ब्रोमीन वाला सिर्फ और सिर्फ SO2 बनाता है। NaI वाला होता है वो SO2S और H2S तीनों बनाता है। ठीक है जी, ब्रोमीन स्टॉप्स एट दी SO2 वाला, इट डज नॉट गो फर्दर आगे उसके बाद। Identify the sodium halide that only undergoes a Bronsted-Lowry acid-base reaction with concentrated H2SO4. So that is the chloride one, that is NaCl. सर ये नहीं आया समझ, इसमें समझने का क्या है बेटा, इसमें समझने का क्या है बेटा, तुम्हें समझने का कुछ भी नहीं है, ये सारा रट्टा वाला पार्ट है आपका। पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन, पार्ट 1 कौन सा, सी पार्ट 1, इसमें यही तो कह रहा हूँ, इसमें समझ आने वाली कोई बात है नहीं, ये इस पे है कि तुमने कितना अच्छा याद किया है। ये देखो, ये रहा तुम्हारे पास रिएक्शन विद H2SO4
क्लोराइड वाला ओनली गिव्स एसिड बेस रिएक्शन, नो फर्दर थिंग, रिडक्शन नहीं करता बिकॉज HCl इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो नहीं रिड्यूस कर सकता H2SO4 को। ब्रोमीन वाला HBr रिड्यूस कर सकता है H2SO4 को, तो उसकी केस में तुम्हें SO2 भी मिलता है, लेकिन फर्दर और कुछ नहीं मिलता। ब्रोमीन Br नेगेटिव इज नॉट अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन बहुत ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो HI वाला फिर बहुत सारे रिडक्शन रिएक्शन देता है। H2SO4 को SO2 बनाता है, सल्फर बनाता है और H2S भी बनाता है। ब्रोमीन H2S नहीं बनाता। जी मुतहर क्या हुआ? A student adds a few drops of AgNO3 to a solution of NaBr. State what is observed. Clean PPT. Very good. So we get clean PPT of AgBr. Yes, you can write PPT. PPT is okay. We always write the final equation for NaI. नो, वो जो मांगेंगे तुमसे तुम वो लिखोगे। अगर वो ये बोले कि NaI की रिडक्शन, वो HI कैसे रिड्यूस कर रहा है H2SO4 को, और ने कोई बोला हुआ नहीं है कौन सी वाली लिखनी है, तुम कोई सी भी लिख दो। अगर वो बोलते हैं मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर वाली लिखो तो तुम HI वाली H2S वाली लिखोगे। अगर वो बोले कि पंजन स्मेल आ रही है या फिर रॉटन एग्स की स्मेल आ रही है तो H2S वाली लिखोगे। अगर वो कहें कि जो है वो येलो सॉलिड आ रहा है तो उसकी क्वेश्चन लिख दो। तो वो डिपेंड करता है, हमेशा ये नहीं लिखता, डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन। और अगर कोई नहीं दी हुई, कोई भी आपको नहीं बोला हुआ कि कौन सी लिखनी है, तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं, अप टू यू, विच एवर वन, यू जस्ट नीड टू शो द रिडक्शन, दैट्स इट। पंजेंट स्मेल इज फॉर SO2, SO2 वाली होती है पंजेंट स्मेल, और NH3 की भी पंजेंट स्मेल होती है, दोनों की पंजेंट स्मेल होती है। आयोडीन मोनोब्रोमाइड इज अ डार्क रेड सॉलिड दैट मेल्ट्स नियर रूम टेम्परेचर. IBr reacts with propene. The mechanism for this reaction is the same as the mechanism of for that of HBr with propene. तो HBr with propene क्या होता है? Electrophilic addition होता है। तो similarly, IBr is also going to react with propene in a electrophilic addition reaction. Identify all the intermolecular forces that exist between molecules of IBr. Permanent dipoles and temporary dipoles. So we will have permanent dipoles and temporary dipoles. क्योंकि उन्होंने बोला है identify the all, then you need to identify all. You cannot just write one. अच्छा, फिर क्या है? ID is temporary dipoles, dear. ID is induced dipole is temporary dipoles. तो induced dipole and temporary dipoles दो अलग नहीं हुए, एक ही बात करूंगा, दो दफा लिख लिया। PD ID लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, इट्स ओके, ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड। Name the mechanism involved in the reaction of IBr with propene. So we're going to write electrophilic addition. सर टेम्परी डायपोल एक्सेप्टेबल होता है, MS में इंड्यूस लिखा होता है। टेम्परी डायपोल्स लिखो, इंड्यूस डायपोल लिखो, लंडन फोर्सेस लिखो, सबकी बात एक ही है बेटा, सारे एक ही होते हैं। वाई परमानेंट डायपोल्स? बिकॉज एक जगह ब्रोमीन है, एक जगह आयोडीन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होगा क्योंकि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक नहीं है, दोनों जगह ब्रोमीन है, दोनों जगह आयोडीन नहीं है। सो इट इज गोइंग टू हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और शेप भी लीनियर है, सो देयरफॉर इट विल हैव अ परमानेंट डायपोल यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाई आर दे कॉल्ड लंडन फोर्सेस? आई हैव नो आइडिया। The reaction of IBr with propene forms two structural isomers. Draw the two structural isomers shown by these molecules. प्रोपीन का IBr के साथ हमने रिएक्शन निकाला, तो प्रोपीन क्या होता है? प्रोपीन ये होता है CH2 एक दो CH और फिर CH3। सो अब हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये होंगे कि हम एक जगह आयोडीन डाल देंगे, दूसरी जगह Br, और दूसरा वाला क्या होगा, उसी को फ्लिप करके ब्रोमीन और आयोडीन इधर उधर कर देंगे, राइट? So we are going to do, one is going to be iodine over here and bromine over here, and the other one is going to be यही चीज बस flipped around, bromine on the left hand side and iodine on the right hand side. अब इसको ड्रॉ करना है हमने, और उन्हें बोला हुआ नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, so we're going to draw it properly. Let's see.
let's draw it like this. So CH2 single bond CH, then CH3. There is iodine over here and bromine over here, and same structure copy pasted over here. Iodine over here and bromine over here. Identify the type of structural isomerism shown by the molecules in D3. What type of isomerism is this? Structural में पोजीशन आइसोमरिज्म है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हुए में है. ये चेन आइसोमरिज्म नहीं है, इसमें मेथाइल की ब्रांचिंग नहीं हुई हुई. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट पोजीशन आइसोमरिज्म. Explain why the two structural isomers do not form in equal amounts. So why do they not form in equal amounts? Why are they not forming in the equal amounts? Difference in inductive effect, right? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम टेक्निकली समझ लेते हैं ताकि पूरी बात आप लोगों को क्लियर हो जाए. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द केस, ये होगा आपके पास केस CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, राइट? अच्छा, अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे, सो वी ऑल नो ब्रोमीन इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, है ना? ये तो सबको पता है ना, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. सो अगर हम एक IBr मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें नेचुरली भी एक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा. ये बनेगा आपका D+, ये बनेगा आपका D-. डज एवरीवन एग्री? दिस विल बी द नेचुरल डाइपोल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. Iodine will be D+ and bromine will be D-. Why? Because iodine is less electronegative than your bromine. Down the group electronegativity decreases, right? So जो फेवरेबल मैकेनिज्म है, वो फेवरेबल मैकेनिज्म आपका ये होगा कि जब ये बॉन्ड टूट के इसको अटैक करेगा और ये वापसी लेगा, सो द फेवरेबल इज गोइंग टू बी दैट CH2, ये बनेगा CH, ये बनेगा CH3. अब आपके पास दो चीजें हो सकती है. आइदर यू आर गोइंग टू हैव ये कि आप इसको पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना दें और यहाँ पे आयोडीन लगा दें, या फिर आप इसको पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना दें और यहाँ पे आयोडीन लगा दें. वी ऑल नो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा. ज्यादा स्टेबल जो है वो ये होगा, बिकॉज इस कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है. और ये प्रोडक्ट कौन सी बनाएगा? ये ऑब्वियसली फिर फाइनली प्रोडक्ट जो है वो ये वाली बना रहा होगा. इट वुड बी मेकिंग दिस प्रोडक्ट, और ऊपर वाला ये वाली प्रोडक्ट बनाएंगे. सो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा स्टेबल वाला कौन सा है? हमारे पास ज्यादा स्टेबल वाला ये है. This one is the more stable one. Why is that? Because the carbocation formed in this process is a secondary carbocation which is much more stable because of more positive inductive effect by the two alkyl groups present on it. ठीक है, so let's write that. The first isomer drawn will be produced in more amount as it is formed via a secondary carbocation which is more stable due to greater positive inductive effect on it. Sir, reaction of NaCl with H2SO4 is redox? No, it is an acid-base reaction. Acid-base reaction is not redox. Redox होते उसके बाद अगर H2SO4 SO2 बनता, S बनता या H2S बनता, तो redox वाले HBr और H2SO4 वाले हैं, और HI और H2SO4 वाले, वो redox के लाभ. और एसिड बेस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता. तो जो हमने पहले हर हैलोजन के उसमें हमने जो एसिड बेस वाला रिएक्शन लिखा है वो रिडॉक्स नहीं होता. एसिड बेस रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स, व्हिच इज कवर्ड इन योर रिडॉक्स रिएक्शंस वाली पीडीएफ, कि जब आप एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो वो रिडॉक्स नहीं होता.
बाकी जिसमें जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो रिडॉक्स होगा। सर एएस के लिए डू आई नीड टू नो द रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन? यस जैनम, आई हैव एक्सप्लेन दैट। रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस कह लो या ये कह लो कि कौन ज्यादा जल्दी पीपीटी देगा, या वो भी आपके पास यहाँ पे कवर्ड है इन योर पीडीएफ। जो जो मैंने आप लोगों की पीडीएफ में लिखा हुआ है वो सब है, ठीक है, वो सब आपने पढ़ना है। सो इट इज कवर्ड ओवर हियर। Trend in giving PPT by tertiary, primary, and secondary halogen chain, and I also discussed halogens का भी आपके साथ। तो आपके पास जो, एक सेकेंड, कहाँ डिस्कस किया था वो हैलोजेंस वाला, किधर गया? कहीं कहीं लिखा हुआ था, एक सेकेंड, ये रहा, ये लिखा हुआ। Precipitate takes too long to form. Precipitate takes some time to form. Precipitate formed immediately. Why is that? Because the bond energy highest and bond energy lowest. तो हैलोजेन का भी पता होना चाहिए, हैलोजेन के एतबार से भी पता होना चाहिए, और तुम्हें प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी के एतबार से भी पता होना चाहिए। जो जो बातें लिखवाई हैं वो इसी लिखवाई हैं क्योंकि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखवाया मैंने आप लोगों को। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा व्हाट आई हैव टॉट। सब कुछ टू द पॉइंट है, जितना आपको पता होना चाहिए वो सब लिखा है। Figure 4.1 shows compounds J to M, each of which contains 4 carbon atoms. एक सेकेंड, ओके ये लो डन। ओके चलो आगे चलते हैं। Sir, I don't understand why P5 and P2 are together because usually people don't give composite. तो इसलिए maybe figure 4.1 shows compounds J to M, each of which contains 4 carbon atoms. J, K, L and M. तो J, K, L and M आपको दिए हुए हैं, और J क्या है? J इज एन अल्डिहाइड। K क्या है? K कीटोन है। L क्या है? What is L? Be more specific with your words. It's a secondary methyl alcohol. Very good. So this is an aldehyde. This is a ketone. And अगर हम और specific हो तो ये methyl ketone हो गया। ये क्या है? ये 2 डिग्री methyl alcohol हो गया। और आखिरी वाला क्या है हमारे पास? वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is going to be a carboxylic acid. अब क्या है? टेबल 4.1 give details of test on J to M. In each test only 2 compounds give a positive test result. Complete table 4.1. So reagent आपका acidified K2Cr2O7 था। J और L ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया बिकॉज J अल्डिहाइड है, L भी अल्कोहल है, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। या सॉरी, ये तो कीटोन बनेगा, मैं बैड। ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट? ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज पीपीटी नहीं, ऑरेंज सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, या ग्रीन पीपीटी लिख देना, ऑरेंज सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। एल्कलाइन आयोडीन एक्वियस यानी आयोडोफॉर्म वाला रिएक्शन, तो आयोडोफॉर्म वाला किसके साथ देगा हमें रिएक्शन? यहाँ पे के एंड एल के साथ देगा, और उसका उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया हुआ है कि इट इज गोइंग टू गिव यू अ येलो पीपीटी। बिल्कुल सही है। जे एंड के आर गिविंग ऑरेंज पीपीटी। जे एंड के क्या करा है इन्होंने? 2,4 DNPH, they have added 2,4 DNPH। फिर सोडियम सॉलिड डाला है, तो यहां से कौन कौन हमें देगा ऑब्जर्वेशन? एफरवेसेंस ऑफ H2 होगी, और कौन कौन देगा हमें ऑब्जर्वेशन ये वाली? L and M. L is an alcohol. Alcohol also react with sodium, and carboxylic acids also react with sodium. So L is also going to give you effervescence of H2 gas, and carboxylic acid is also going to give you effervescence of H2 gas. So let's write this down. L and M, और effervescence। 5 मार्क्स तकरीबन समझ लो फ्री के हो गए। आगे चलते हैं। K reacts with HCN in the presence of KCN catalyst forming N.
Complete figure 4.2 to show the mechanism for this reaction. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. तो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म दिखाना है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डाइपोल मार्क करते हैं. ये हो जाएगा D+, ये हो जाएगा D-. ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापसी लेगा. नाइट्राइल अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा कार्बन को. ठीक है. अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन का पूछ रहे हो तुम, तो उसके 4 रिएजेंट्स हैं. एक मिथाइल कीटोन, एक सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल, एक इथेनॉल और एक इथेनॉल. बस, इसके अलावा कुछ नहीं. So what do we get? We will get this CH3 CO negative like this, then C2H5 and a cyanide. इसके अलावा क्या दिखाऊंगा मैं? ऑल्सो प्लीज, मैं बता के थक गया हूं आप लोगों को, लेकिन आप फिर भी वही मिस्टेक्स कर रहते हैं. बॉन्ड जिसके साथ है उसी के साथ दिखाएं, किसी और चीज के साथ नहीं जोड़ दीजिएगा उसका बॉन्ड. HCN विद अ डायपोल. सो HCN विद अ डायपोल मार्क करेंगे. ये हो जाएगा D-, ये हो जाएगा D+. कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापसी लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अटैक कर देगा. सो लास्ट में अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? हमने यहाँ पे दिखाना होगा कि हमारा कैटलिस्ट रीजेनरेट हो गया है. ठीक है. और नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर दिखाया हुआ है, तो हम भी उसको ही कंसीडर रखते हैं. हम भी इसको इधर ही दिखाए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर फाइनल प्रोडक्ट एंड द फाइनल. देयर इज नो लोन पेयर ऑन कार्बन ऑफ HCN. नहीं, वो कार्बन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया हुआ होता है. सो उस पर आपको कोई लोन पेयर नहीं दिखाने की जरूरत. आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कंपाउंड ऑफ विच N इज अ मेंबर. तो N किस कंपाउंड का मेंबर है? कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड है? हाइड्रोक्सी नाइट्राइल का है. ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सी भी होता है और नाइट्राइल भी होता है. तो राइट कंप्लीट, इट इज पार्ट ऑफ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स, नॉट जस्ट नाइट्राइल. तो हाइड्रोक्सी नाइट्राइल. देन N हैज ए chiral center. Explain what is meant by a chiral center. So a carbon which has 4 different groups around it. That's it. और कुछ नहीं. So ये भी आपका complete हो गया. And there is nothing else. Organic section was particularly easy for this paper. आपका organic मुश्किल ही आने वाला है. What's the name for this? N का name हो जाएगा 1 2 3 4. So 1 2 3, सॉरी, नाइट्राइल से शुरू करते हैं. इसको कहते हैं 1 2 3 4. सो 2 मिथाइल या 2 हाइड्रोक्सी लिख लो पहले. 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल. Sir, in mechanisms where the oxygen gives back the electron, do you draw the arrow from the lone pair to the bond or to the carbon? मतलब बेटा, वो Chem P4 में होता है जो एडिशन एलिमिनेशन था, लेकिन अब AS में तो आएगा ही नहीं ना. तो अगर एडिशन एलिमिनेशन होती है तो वो इस तरह से यूं दिखाया जाता है, कार्बन के ऊपर दिखाया जाता है. AS में ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें तुम्हारे पास ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा हो कार्बन को. सही है. Is this okay? This is March 25 fully complete.